जहां असहमति के लिए, विरोध के लिए जो लोकतांत्रिक है उसके लिए कोई जगह नहीं है। और इसी क्रम में ऐसे कानून जो मूलतः विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विरोधी हैं, जो प्रतिरोध की आवाज को दबाने वाले कानून हैं, ड्रैकोनियंस लॉज हैं। ये पहले भी आपने कभी नाम सुना होगा, टाडा, पोटा और ऐसे बहुत सारे कानून। इमरजेंसी में भी कुछ ऐसे कानून थे, मीसा, DIR। तो समय समय पर ऐसे कानून जो हैं होते हैं और मूलतः उसका जो असर होता है वो सत्तारूढ़ पार्टी या शासक वर्ग अपने हितों के लिए उसका निरंतर मिसयूज करता है। मिसयूज की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है। UAPA भी इसी प्रकार का एक बहुत खतरनाक कानून है और जनतंत्र विरोधी मैं मानता हूँ। मेरी समझ बहुत साफ है कि ये जनतंत्र विरोधी कानून है और इसलिए अब इसके संबंध में जिस प्रकार से इस कानून का लगातार दुरुपयोग हुआ है, यद्यपि कानून का इतिहास तो 1967 में जाएंगे आप, लेकिन उसके बाद जो लगातार कुछ संशोधन हुए और 2019 का जो संशोधन है वो बहुत खतरनाक संशोधन है। तो मूल रूप से तो ये कानून ही खतरनाक है। ऐसे कानूनों को जनतंत्र में जगह मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः वो सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा उसका दुरुपयोग होगा और प्रतिरोध की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने में उसका इस्तेमाल होगा। संयोग से जो आज की सरकार है वह सरकार तो समाज को ही बांटने वाली सरकार है, जिसमें भारतीयता का एक बहुत ही खंडित स्वरूप है, जहां सभी नागरिक उनकी नजरों में समान ही नहीं है। तो जब कानून के अनुसार वो उसका जो भी दुरुपयोग करेंगे तो किसी के खिलाफ दुरुपयोग करेंगे और किसी के खिलाफ उसका उपयोग भी नहीं होगा। ये दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि लगातार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जो है वो जेलों में डाला गया, वर्षों उन्हें बेल ही नहीं मिल रहा है, जबकि बेल तो ये जो है एक जनरल होता है और जो उनको रखा जाए जेलों में, यानी जेल जो है वो एक प्रकार से जो है सजा जैसा है, वो एक ट्रायल ही पनिशमेंट होता है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ जो इसमें प्रावधान है उस प्रावधान का क्या लगातार असर हुआ, और खास करके 2019 के संशोधन के द्वारा उन्होंने व्यक्ति को भी संगठन की जगह, संगठन तो पहले से विद्यमान थे कि उन्हें एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को एक आतंकवादी घोषित करना और वो अपनी निर्दोषिता यानी इस इनोसेंस कानून के नजरों में जब तक आरोप प्रमाणित नहीं होता है तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। लेकिन यहाँ तो निर्दोष उसी व्यक्ति को प्रमाणित करना है कि वो निर्दोष है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आतंकवादी है, इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है, देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए शत्रु है, वो मान के चलते हैं। तो जिस देश में नागरिक को उस देश का शत्रु माना जाए, उस देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा माना जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं वो शासन कैसा रहा होगा, वो सरकार कैसी रही होगी और उस सरकार का चरित्र क्या रहा होगा। तमाम आपने देखा होगा उमर खालिद और शर्जील इस्लाम और सिद्दीकी कप्पन बहुत सारे लोग जो हैं जेलों में लगातार बंद हैं। और दुर्भाग्य क्या है, न्यायपालिका जहां न्याय की उम्मीद की जाती है, जो नागरिकों को उम्मीद के द्वारा उसे न्याय प्रदान करेगा और संविधान की रक्षा करेगा, लेकिन संविधान की रक्षा करने की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का लगातार चरित्र देखा जा रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि UAPA को जो है तुरंत इसको वापस लिया जाना चाहिए और देश में नागरिकों के बीच एक समानता का भाव, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि सभी नागरिक बराबर हैं और नागरिकों को
अपने ही देश में उसे शत्रु समझना, राष्ट्र विरोधी समझना, देश का दुश्मन समझना, वो अपने आप में एक गलत सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसी लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा स्थापित हो ही नहीं सकता है। वो सरकार निसंदेह आतंकवादी स्वयं हो या अधिनायकवादी हो या फांसीवादी उसका चरित्र हो, इसलिए ऐसा होता है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कई हमारे विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, उसमें साफ तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि खास दृष्टि, एक खास विचारधारा और एक कट्टर जो है विचार को स्थापित करने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। और उन कार्यक्रमों को करने वाले वही शक्तियां हैं जिन शक्तियों से इस देश को आज भी खतरा है, और जो शक्तियां साम्राज्यवादी ब्रिटिश के साथ मिलकर के राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ थे। आप अगर उसका इतिहास देखेंगे, लेकिन अब तो इतिहास को भी बदलने की कोशिश हो रही है, लगातार वो इतिहास लाने की कोशिश हो रही है जिसका इतिहास से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिरोध हो रहा है, लेकिन प्रतिरोध को दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। और इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से जो इसका दुरुपयोग हुआ है। और जैसा कि प्रशांत जी ने अभी कहा भी कि जो उसका जो पनिशमेंट का रेट है वो बहुत कम है। तो एक तरफ क्या देखा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों पर ये यूएपीए का प्रयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। और जो पनिशमेंट का रेट है, यानी कि जो कन्विक्शन रेट है, वो तो बहुत ही कम है। अगर 2.5 और 6 समथिंग जो भी हो, लेस देन 3%, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बेगुनाह जेलों में इस कानून के अंदर अभी भी गिरफ्तार करके डाल दिए गए हैं और कोई न बेल मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। और उसके लिए और एक और सवाल यहाँ उठेगा कि कल जब वो बेगुनाह हो करके निकलेंगे, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो प्रमाणित नहीं हुआ तो वो बेगुनाह मान लिए गए और जेलों से निकल गए, लेकिन उनके खिलाफ जो उनकी छवि समाज में खराब हुई, जो समाज में रिपुटेशन खराब हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार तो कतई जिम्मेदार नहीं। क्या सरकार उसे कोई कंपनसेशन देने के लिए तैयार है? तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानूनों का तुरंत वापस होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो कहना गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ये जो नाम है, ये गतिविधियां तो सामान्य जो पहले आईपीसी और बाद में जो उन्होंने कानून में परिवर्तन करके संहिता बनाई है, उसमें तो बहुत सारे प्रावधान ऑलरेडी हैं। तो फिर क्यों इस प्रकार की व्यवस्था की गई है? ये दुर्भाग्य था कि ये बहुत पहले बना, लेकिन उसे लगातार जो है समाप्त करने के बजाय उसमें संशोधन होते गए। और 2019 का संशोधन तो बहुत ही खतरनाक संशोधन है, जिसमें व्यक्ति को ही आतंकवादी घोषित मान लिया जाता है। कानून कभी व्यक्ति को अपराधी मान करके उसके ऊपर जो है वो न्यायपालिका उसकी सुनवाई करे, उस पर तमाम जो है तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कुछ हो, वो तो मान के चलते कि ये आतंकवादी है। तो ऐसी स्थिति में ट्रायल होता रहता और ट्रायल पनिशमेंट के रूप में, और बेल नहीं दी जाती। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना खतरनाक कानून है। और ऐसे कानूनों को समाप्त करना ही इस देश में जनतंत्र को बचाना, कानून के शासन की स्थापना करना और आने वाले कल जो भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित, जहां आप कहते हैं कि भारत की एकता और अखंडता को खतरा, संप्रभुता को खतरा, तो ऐसी स्थिति में अगर आंतरिक रूप से जो है लोगों के बीच में मतभेद होगा, लोगों के साथ अन्याय और जुल्म होगा, कानून के द्वारा भेदभाव होगा, पक्षपात होगा, तो कहां से आप उस एकता की बात सोच सकते हैं? देखिए, मनुष्य जो है अपने आप में एकता में और तमाम भावनाओं के बीच बह करके वो राष्ट्र के प्रति सोचेगा, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्र उसके साथ क्या सलूक कर रहा है, उसके साथ क्या आचरण कर रहा है, क्या राष्ट्र लोगों को राष्ट्र बनता है लोगों से, लोगों को एक मानता है, सम्मान पूर्वक उसको जीने का अधिकार देता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे देता है, यह बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो निसंदेह मैं बहुत साफ मानता हूं कि यह जनतंत्र विरोधी कानून है। इसकी वापसी ही जनतंत्र को बचाने में एक सहायक तत्व प्रमाणित हो सकता है। इसलिए यथाशीघ्र एक जनता के बीच में लोकमत बने, लेकिन लोकमत को खंडित करने के लिए, लोकमत को प्रभावित करने के लिए जानते हैं आप किस प्रकार के उपाय किए जाते हैं।
धर्म को बीच में लाया जाता है। और धर्म भी वो धर्म नहीं है जो मनुष्य जिस धर्म को मानता है, जिसमें आस्था रखता है, जिसमें विश्वास रखता है, और जो उसका निजी मामला है, वो पर्सनल मैटर है। लेकिन जब आप धर्म को पब्लिक इशू बना करके लोगों के बीच में मतभेद करेंगे तो फिर वो नागरिकों के बीच में जो समानता का भाव है वो समाप्त हो जाता है, और इससे संविधान की जो मूल आत्मा है वो प्रभावित होती है। मुझे लगता है कि यहाँ दोषी सरकार तो है ही, न्यायपालिका को भी मैं कम दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि अंततः नागरिक उम्मीद की नजरों से, आशा की नजरों से कहां देखेगा, वो न्यायपालिका की ओर देखेगा। और न्यायपालिका यदि न्याय न करे तो फिर आप सोच सकते हैं कि संविधान के अनुकूल शासन नहीं हो रहा है। तो एक रास्ता तो ये भी बनता है जनतंत्र में कि जनता में प्रतिरोध तो बढ़े ही लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से, लेकिन अंततः आगे चल करके चुनाव के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन हो और ऐसी शक्तियों को परास्त किया जाए। लेकिन एक और संकट है, चुनाव आयोग की भूमिका आप सब देख रहे हैं, किस प्रकार से वोट चोरी की लगातार जो है वो आरोप लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप जनता के मत के आधार पर सत्ता के परिवर्तन को या सरकार को बदलने की कैसे सोचेंगे, यह भी एक सोचने का विषय है। मुझे लगता है आप सबने मुझे अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये मानता हूं कि एक नागरिक के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि उन तमाम गलत नीतियों और सरकार के कानूनों के खिलाफ जनता के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलें और लोगों को न्याय मिले, इसमें निरंतर जो है सक्रिय होकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।